देखते हैं वर्ब के डेफिनेशन को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू डिनोट एन एक्शन और स्टेट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य के किए जाने अथवा होने, दशा या अवस्था का बोध होता है। अब आप इसको उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकार समझते हैं। वाक्य है राजू इज राइटिंग अ लेटर। राजू पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है राजू, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि कर्ता यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है। नीचे आप देखते हैं आई एम अ टीचर। इसका हिंदी अर्थ हुआ मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ जो वर्ब यूज हुआ है एम, एम, ये स्टेट को दर्शा रहा है, क्योंकि इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि एम से सब्जेक्ट आई के टीचर होने का बोध हो रहा है। आई एम ए टीचर, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई है वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि वो एक टीचर है। जैसे कि आप इसका अनुवाद देख पा रहे हैं, मैं एक शिक्षक हूँ। नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर सब्जेक्ट ही सिंग्स, यानी कि एक्शन है यहाँ पर, वह एक गीत गाता है, तो सब्जेक्ट के द्वारा कार्य हो रहा है गीत गाने का। ही इज अ टीचर, सॉरी ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है। यहाँ पर ये वर्ब ऑफ स्टेट है, क्योंकि वो सिंगर के होने का बोध करा रहा है, वो ही के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। सेम चीज़ है आई एम अ स्टूडेंट, वर्ब ऑफ स्टेट, और आई स्टडी हिस्ट्री, मैं इतिहास पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के द्वारा कार्य के होने का बोध हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वर्ब है उसकी परिभाषा है कि ये एक ऐसा शब्द है जिससे कार्य के किए जाने अथवा कार्य के होने का बोध होता है। अब जब हम बात करेंगे कि वर्ब को कितने भागों में हम बांट सकते हैं, तो मोटे तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, यानी कि वैसे वर्ब्स जो या तो किसी वाक्य में अकेले प्रयुक्त होते हैं या किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब्स कहलाते हैं। सारी चीज़ें हमने नोट्स में आपको भेजा हुआ है, आपको सेंड किया हुआ है आपको लिखने पढ़ने के लिए, और डिटेल में समझते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, बहुत से बच्चों से आप जाके पूछेंगे कि यहाँ पर एम कौन सा वर्ब है, तो बिना देरी किए कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपको बताऊं, चूंकि इस वाक्य में एम के अलावा दूसरा कोई वर्ब यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब है। ठीक है। फिर देखते हैं आई एम रीडिंग। यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि यहाँ दूसरे वाक्य में दो वर्ब्स हैं। ठीक है। दो वर्ब्स कौन है? एम एवं रीडिंग। ठीक है ना। लेकिन रीडिंग जो है वो एक्शन वर्ब है, जो कि वर्ब ऑफ स्टेट एम, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है के साथ आया है। अतः इस वाक्य में जो रीडिंग है वो मेन वर्ब है और एम यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। चूँकि हेल्पिंग वर्ब के साथ रीडिंग आया है इसलिए ये मेन वर्ब है। तो आपने ये देख लिया कि मेन वर्ब किसे कहेंगे। अब आइए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को। तो एन ऑक्सिलरी वर्ब is one which helps the main verb to form tense, voice etc. One which का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ हुआ जो, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब वह है जो सहायता करता है मेन वर्ब की टेंस, वॉइस इत्यादि के निर्माण में। जैसे यहाँ पर आई एम रीडिंग, अगर आई एम रीडिंग है तो ये प्रेजेंट टेंस है। अगर यहाँ पर आई वॉज रीडिंग हो जाता तो पास्ट टेंस हो जाता। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं कहीं ना कहीं से टेंस के निर्माण में सहायता करते हैं। ही हैज़ हेल्प मी, यहाँ पर हैज़ की वजह से ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यही हैड होता तो ये फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता। नेक्स्ट आप देखेंगे यू आर बीटन बाय मी, सॉरी यू आर बीटन बाय हिम। ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ तुम उसके द्वारा पीछे जाते हो। तो ये आर आया है और इसके चलते वॉइस का निर्माण हो सका है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम किसी भी वॉइस, स्पेशली पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं कर सकते। एक्टिव वॉइस में तो
अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो भी काम चल जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब की हर हाल में ज़रूरत पड़ती है। ही इज चीटेड बाई हर, ठीक है। काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब के प्रकार को निम्न दो टाइप से समझ सकते हैं। टाइप 1 है इसका ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और दूसरा टाइप होता है इसका फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का तो कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन नॉन फाइनाइट के 3 प्रकार होते हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। वन बाय वन इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं पहले मेन वर्ब टाइप 1, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में भी इसको जान लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट उसके साथ हो, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं हो। बाकी चीज़ें डिटेल में आप इस नोट्स में देख सकते हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपको प्रोवाइड भी कराया जा चुका है बच्चों। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है जो आपको समझाया जाए, फिर भी देख लीजिए एक बार। इट्स अ मैंगो, वो क्या खाता है बाबू? आम खाता है। तो यहाँ पर इट्स जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सेकंड देखते हैं, राहुल रीड्स हिस्ट्री। राहुल क्या पढ़ता है? इतिहास पढ़ता है। तो जो इट्स है उसका ऑब्जेक्ट मैंगो है, रीड्स का ऑब्जेक्ट हिस्ट्री है, इसलिए ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब इनके ऑब्जेक्ट नहीं होते, जैसे ही स्पीक्स वो बोलता है, नेहा रन्स नेहा दौड़ती है। इन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नीचे एक नोट आप देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते और वे हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम, सिट, स्लीप, डाई एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा ही इनट्रांजिटिव फॉर्म में होते हैं। तो आपने टाइप 1 तो समझ लिया। अब टाइप 1 के अंतर्गत जो आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ रहे थे उसी में भी आपको सीखना है कि अधिकांश जो वर्ब्स होते हैं ना उनका प्रयोग हम दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव में भी और इनट्रांजिटिव में भी। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो वे ट्रांजिटिव, तथा जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट न हो तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इनट्रांजिटिव, आई ईट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनट्रांजिटिव है, लेकिन जैसे आपने कहा आई ईट कर्ड, ट्रांजिटिव हो गया। सोहन राइट्स अ लेटर, दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव। फिर है ही स्पीक्स लाउडली, वह तेज़ी से बोलता है या वह तेज बोलता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो लाउडली है वो एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं होता। किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो है वाक्य ही स्पीक्स लाउडली, ये इनट्रांजिटिव वर्ब को दर्शा रहा है। कौन सा शब्द? स्पीक्स। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे ही स्पीक्स इंग्लिश, वह क्या बोलता है? अंग्रेजी बोलता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसलिए यह है ट्रांजिटिव वर्ब। अब टाइप 2 की बात करते हैं। रूप के विचार से मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये देखते हैं। द वर्ब दैट चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब। यानी कि वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे कि आई एम अ बॉय, आई है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगा है, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट ही का आप यूज करेंगे तो वो ईज हो जाएगा, यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट बदला, वर्ब बदल गया। फिर देखिए हमको टेंस बदलना है तो सब्जेक्ट तो ही है, लेकिन टेंस बदला, इसलिए हम इज नहीं वॉज का यूज करेंगे पास्ट को दर्शाने के लिए। अब आइए चर्चा करते हैं नॉन फाइनाइट के ऊपर। द वर्ब दैट डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक उसका अपोजिट है, यानी कि वह वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप न बदल कर तथा एक ही रूप में रहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। देखिए आई हैव टू गो, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है लेकिन टू गो है। सी बदल गया सब्जेक्ट, फिर भी सी हैज़ टू गो है। ही हैड टू गो, यहाँ पे टेंस भी चेंज हो गया, हैड आ गया, लेकिन टू गो है। यानी कि इन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट और टेंस चेंज हुए हैं, परंतु वर्ब टू गो अनचेंज है, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके 3 प्रकार हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में आपने सुना होगा अक्सर ना है, ने है, नी है,
या ना था, नीति, नेति, इस तरीके के जब एक्सप्रेशंस आते हैं तो अनुवाद बनाते समय हम टू गो का प्रयोग करते हैं। उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव विथ टू। जैसे आई हैव टू गो, आई हैव टू सेल, आई हैव टू बाय, है ना। एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, जैसे उसे खेलने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए, है ना। लेट मी प्ले, लेट हिम गो, ही डिडंट लेट मी गो। इस तरीके के वाक्यों में आप देखेंगे कि इन्फिनेटिव आता है लेकिन इसमें टू नहीं लगा रहता है। सेकेंड है जिरंड, वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब किसी वाक्य में वर्ब का कार्य न करके नाउन का कार्य करे तो उसे जिरंड या वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है इस वाक्य का टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो जो शब्द टहलना है यहाँ से किसी कार्य को नहीं किया जा रहा है, ये एक भाव को दर्शा रहा है कि क्या अच्छा होता है, तो टहलना, ठीक है। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर जो वॉकिंग शब्द है वर्ब का चौथा रूप जरूर है लेकिन ये वाक्य में वर्ब के रूप में नहीं बल्कि नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए वॉकिंग को यहाँ पर या तो हम जिरंड कहते हैं या फिर वर्बल नाउन। इस वाक्य में अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या है तो वो ईज है जो वर्ब ऑफ स्टेट को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है। मुझे क्या पसंद है? तैरना। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। और किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता क्या है आपको पहले से पता है, वो नाउन होता है। तो इसलिए या तो ये इसको आप जिरंड बोलेंगे या फिर वर्बल नाउन। तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुन ले, जिरंड क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब वाक्य में वर्ब का काम न करके नाउन का कार्य करे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे उसका यूज़ किया जाए तो उसे हम जिरंड कहते हैं। फिर आइए देखते हैं पार्टिसिपल। ये वर्ब के रूप में कार्य न करके एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। नोट कीजिए इस बात को, जिरंड जो होते हैं वर्ब के रूप में कार्य न करके नाउन के रूप में कार्य करते हैं और पार्टिसिपल जो होते हैं वर्ब के रूप में कार्य न करके बच्चों एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। इनके तीन भाग होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये V4 के फॉर्मेशन में होते हैं। जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यहाँ पर जो बार्किंग है अंडरलाइन किया हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसका अर्थ हुआ भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं। तो ये जो बार्किंग शब्द है वो डॉग्स की विशेषता बतला रहा है। और आपको पता है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो बार्किंग जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आईएनजी फॉर्म और नाउन की विशेषता बताने की वजह से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड वाक्य को देखिए, ही फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो चूंकि ये दिखने में लगता है वर्ब 3 की तरह, तो आप देख सकते हैं कि पेन के पहले शब्द आया है लॉस्ट, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही फाउंड माई लॉस्ट पेन, वह मेरी खोई हुई कलम को पाया। तो लॉस्ट यहाँ पर है पास्ट पार्टिसिपल। और एक तीसरा इसका प्रकार होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि कुछ यूँ होता है हैविंग प्लस V3, ये इसका फॉर्मेशन है, हैविंग लगा होगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैविंग डन माई जॉब आई लेफ्ट द ऑफिस, यानी कि अपना कार्य करने के बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया। तो बच्चों ये थे मेन वर्ब के प्रकार। और आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जितना आज हमने आपको सेंड किया है। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। दूसरे शब्दों में प्राइमरी ऑक्सिलरीज को आप कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज को कहते हैं मॉडल्स। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। वर्ब टू बी, इसको होना क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर। WERE, इसको अमूमन वो वेयर पढ़ते हैं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वर। वर्ब टू हैव, हैज, हैड इसके अंतर्गत आते हैं। और वर्ब टू डू में आते हैं डू, डज, डिड। बच्चों इसकी खासियत ये है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना, इनका प्रयोग आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही तरीके से करते हैं। जैसे कि आपने मेन वर्ब के जो उदाहरण देख रहे थे उसमें आपने देखा, जब आई एम अ बॉय तो यहाँ पर एम मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर तो वही एम क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो ये इसकी विशेष खासियत है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। दूसरा जो इसका प्रकार है वो मॉडल ऑक्सिलरीज। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के यूज हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि एम, इज, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आप लोग ट्रांसलेशन में इसके यूजेस को देख और समझ चुके हैं। आइए देखते हैं मॉडल्स। मॉडल जो होते हैं वो सामान्यतः मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनके कुछ प्रकार हैं।
वो हैं कौन कौन से देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। नीड के बगल में कॉमा लगा लीजिएगा, छूट गया यहाँ पे। फिर आप यहाँ समझ सकते हैं मॉडल्स का प्रयोग सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। उदाहरण, यू कैन गो, आप जा सकते हो। तो यहाँ पर गो मेन वर्ब है और कैन हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। राधा विल डांस, राधा नाचेगी। सेम चीज़ है, यहाँ पर विल जो है वो सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। इट में रेन टुनाइट, टुनाइट का मतलब होता है बच्चों आज रात, यानी कि आज रात वर्षा हो सकती है। तो अभी तक जितने नोट्स हमने आपको वर्ब टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड कराए हैं, इन सभी की चर्चा हमने आपसे 1 बाय 1 की, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से पसंद आएगी और पूरी तरीके से इस टॉपिक को समझने में आपकी सहायता भी करेगी। तो बच्चों, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, और इसके आगे का जो भी टॉपिक वर्ब से रिलेटेड मैं आपको सेंड करूंगा ग्रुप में, उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।